हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड है क्रस्ट। क्रस्ट का क्या मतलब होता है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अर्थ की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे क्रस्ट कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर ये है, तो इसे क्या कहते हैं? क्रस्ट। अगला कीवर्ड है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? डिस्चार्ज मीन्स द लॉस ऑफ चार्ज बाय ट्रांसफर। यानी कि अगर किसी चीज में चार्ज होता है और उस चीज में से जब चार्ज निकल जाता है तो हम कहते हैं कि अब ये डिस्चार्ज हो गया है। यानी किसी चीज में से चार्ज का निकल जाना डिस्चार्ज होना कहलाता है। इसके बाद अगला कीवर्ड है अर्थ प्लेट्स। यानी अर्थ की प्लेट्स क्या होती है, इनका क्या मतलब है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। यानी कि अर्थ की जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, इट इज फ्रेगमेंटेड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो वन पीस में बनी हुई नहीं है, इट इज फ्रेगमेंटेड। यानी कि वो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। और अर्थ की क्रस्ट के जो फ्रेगमेंट है, जो इसके हिस्से हैं, जो इसके पार्ट्स हैं या टुकड़े हैं, इन्हें ही हम प्लेट्स कहते हैं। और ये जो अर्थ की प्लेट्स होती है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पर अर्थ की ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे से टकरा रही हैं। यहाँ पर अर्थ की ये प्लेट्स रगड़ खाती हुई एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और यहाँ पर ये अर्थ की दोनों प्लेट्स एक दूसरे से इस तरीके से दूर जा रही हैं। और जब अर्थ की प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं या टकराती हैं तो इसी से अर्थक्वेक आते हैं, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो अगला कीवर्ड है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जिसे हम भूकंप भी कहते हैं या भूचाल भी कहते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। यानी कि अर्थक्वेक का मतलब है कि जब जो अर्थ होती है उसमें अचानक से एक शेकिंग होती है, अर्थ कांपने लगती है, ट्रेम्बलिंग करने लगती है कुछ समय के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, तो इसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब अर्थ की प्लेट्स आपस में टकराती हैं या रगड़ खाती हैं तो इससे अर्थक्वेक आता है। यानी जो अर्थ है उसमें कंपन आ जाता है, शेकिंग आ जाती है, और इसी को भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। अगला कीवर्ड है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल ये पता करने के लिए किया जाता है कि किसी चीज में चार्ज है या नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप दिखाया गया है। ये जो एक्टिविटी है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। अब इसमें क्या है, ये एक खाली बोतल है, इसके ऊपर एक गत्ता रखा गया है जिसमें यहाँ पर एक छेद किया गया है, और यहाँ पर एक पेपर क्लिप ये ऐसे यहाँ पर लटकाई गई है, और ये पेपर क्लिप मेटल की बनी हुई है। और इस पेपर क्लिप के ऊपर यहाँ पर ये दो एल्यूमिनियम की फॉइल यानी एल्यूमिनियम के दो पीसेस यहाँ पर लटकाए गए हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो मेटल होते हैं ये अपने अंदर से चार्ज को पास होने देते हैं। तो ये जो पेपर क्लिप है ये भी मेटल की बनी हुई है, और ये जो दो यहाँ पर पीसेस लटकाए गए हैं ये एल्यूमिनियम के हैं, तो ये भी मेटल के ही बने हुए हैं। और ये जो रिफिल आप देख रहे हैं इसमें चार्ज है। तो जब इस चार्ज रिफिल को यानी एक ऐसे रिफिल को जिसमें चार्ज है,
जब इस पेपर क्लिप से, जो कि मेटल की बनी हुई है, जब इस पेपर क्लिप से टच किया गया तो यहाँ जो चार्ज इस रिफिल में था वो चार्ज इस पेपर क्लिप से यहाँ से पास होता हुआ यहाँ आएगा और फिर वो चार्ज किस में जाएगा, ये जो दो एल्यूमिनियम के यहाँ पर पीसेस थे, चार्ज इनके अंदर आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, जब यहाँ पर दोनों में ये सेम चार्ज आएगा तो जो सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो जैसे ही चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होता हुआ यहाँ पर आएगा, ये दोनों जो यहाँ पर पीसेस लटकाए गए हैं एल्यूमिनियम के, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ट हो गया है कि इनके अंदर चार्ज आ गया है। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या समझा स्टूडेंट्स, कि जो चार्ज होता है वो मैटर के द्वारा इस तरीके से ट्रांसफर होता है और जो सेम चार्ज वाली चीजें होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे से दूर भागती हैं। और इसी एक्टिविटी में हम एक और इम्पोर्टेंट चीज भी समझ लेते हैं कि जब इन दोनों एल्यूमिनियम के पीसेस में चार्ज है तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगी, इनमें एक मूवमेंट होगी। लेकिन अगर आप इन दोनों पीसेस को टच करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना बंद कर देंगी और इनके अंदर की मूवमेंट खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा स्टूडेंट्स कि इनके अंदर जो चार्ज होगा, जब आपने इन दोनों को टच किया तो वो जो चार्ज है वो आपकी बॉडी से ट्रांसफर होता हुआ अर्थ में चला जाता है। यानी कि ट्रांसफर हमने ये देखा कि चार्ज का ट्रांसफर यहाँ भी हुआ, चार्ज इस तरीके से यहाँ तक आया और जब आपने एल्यूमिनियम के इन दोनों पीसेस को टच किया तो वो चार्ज फिर आपकी बॉडी से ट्रांसफर होकर ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर चला गया। यानी कि जो चार्ज होता है उसका ट्रांसफर हो सकता है। और इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस होती है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी चीज में चार्ज है या नहीं। इसके बाद अगला कीवर्ड है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होती है, तो पहले हम लाइटनिंग को इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्लाउड्स में यानी कि बादलों में यहाँ ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है और ज़मीन के ऊपर इस तरफ यानी कि लैंड पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हवा में नॉर्मली तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, यानी ये जो चार्ज होता है ये हवा में नॉर्मली फ्लो नहीं होता। लेकिन जब यह बादलों में चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये चार्ज हवा के द्वारा भी ऐसे नीचे की तरफ ये नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा और ये नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ भी फ्लो होने लगता है हवा के द्वारा। अब इससे क्या होता है कि जब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जब मिलता है तो इससे बिजली चमकती है, यानी कि लाइटनिंग बनती है, लाइटनिंग क्रिएट होती है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, कि जब चार्ज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये हवा में फ्लो करने लगता है और जब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलता है तो इससे बिजली बनती है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं, जो इस तरीके से ऐसे धारी के रूप में नज़र आती है, लाइन के रूप में नज़र आती है, जिसे स्ट्रीक ऑफ लाइट भी कहा जाता है, यानी कि लाइट की एक धारा, एक लाइन। और ये जो स्ट्रीक ऑफ लाइट होती है इसी को लाइटनिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके आंसर में क्या लिखना है, यानी कि लाइटनिंग को डिफाइन कैसे करना है। द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड एंड नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि क्लाउड्स में ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। कलेक्ट होना या एक्यूमुलेट होना एक ही मतलब है, यानी कि इकट्ठे हो जाना। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में आपको दिखाया कि ग्राउंड के पास, जमीन के पास भी पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो कुछ भी हमने डायग्राम के द्वारा आपको अभी समझाया था वही सब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। When the magnitude of the accumulated charges become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity,
is no longer able to resist their flow. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस, तो ये जो चार्जेस होते हैं ये हवा में भी फ्लो करने लगते हैं, जबकि नॉर्मली हवा अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को यानी चार्जेस को फ्लो नहीं होने देती। लेकिन जब चार्जेस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हवा में भी फ्लो होने लगते हैं, और ऐसे में हवा भी इन चार्जेस के फ्लो को रोक नहीं पाती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, और इसके बाद क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपस में मिल जाते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, और इससे इस तरीके से ऐसे ये स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट निकलती है, ये एक धारा के रूप में लाइट ऐसे आती है, इसके साथ बहुत तेज आवाजें भी आती हैं। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग, और ये जो इस तरीके से लाइट की हमें ये धारा दिखाई देती है, जो ये स्ट्रीक्स दिखाई देती है, इसी को हम लाइटनिंग कहते हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर जो हमने क्लाउड्स की बात की है ये बारिश वाले क्लाउड्स है, यानी कि रेनी क्लाउड्स हैं। इसके बाद अगला कीवर्ड है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस used to protect a building from the effects of lightning, यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, बिल्डिंग को लाइटनिंग के प्रभाव से बचाने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं इन पर लाइटनिंग का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्लाउड्स के काफ़ी क्लोज होती हैं। जो रेनी क्लाउड्स होते हैं वो इन बिल्डिंग्स के यहाँ इस तरफ काफ़ी क्लोज होते हैं, तो जब लाइटनिंग होती है तो वो इस बिल्डिंग के ऊपर बुरा प्रभाव ना डाले, यानी लाइटनिंग के प्रभाव से इस बिल्डिंग को बचाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ बिल्डिंग के टॉप पर ये लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है, जो मेटल की एक स्ट्रिप होती है या मेटल की एक रॉड होती है, और ये इस तरीके से बिल्डिंग के जो बाहरी दीवार होती है, बिल्डिंग की जो आउटर वॉल होती है, वहां से होते हुए इसको नीचे लाया जाता है, और जमीन के नीचे यहाँ पर ये कॉपर प्लेट होती है जिसके साथ इसको इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। अब जब लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, जब लाइटनिंग होती है तो वो इस बिल्डिंग के बाकी हिस्से पे ना गिर के इस मेटल की प्लेट के ऊपर, इस मेटल की जो स्ट्रिप है या मेटल की जो रॉड है इसके ऊपर आती है, और यहाँ से ये लाइटनिंग का जितना भी चार्ज होता है वो इस तरीके से नीचे आता है और यहाँ पर ज़मीन के नीचे आ जाता है, जिससे कि जो बिल्डिंग होती है वो इस लाइटनिंग के बुरे इफेक्ट से, लाइटनिंग के बैड इफेक्ट से बच जाती है। और यहाँ पर भी हमने यही लिखा है कि जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाता है। इसके बाद अगला कीवर्ड है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी कि दो प्रकार के इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी कि एक तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज के बारे में ही लिखेंगे। अ नेगेटिव चार्ज रिपेल्स अनदर नेगेटिव चार्ज, बट अ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ पॉजिटिव चार्ज। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर दो नेगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से मिलता है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगला कीवर्ड है पॉजिटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, दो तरह के इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। अ पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स अनदर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज के पास आता है तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, बट अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव चार्ज,
लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सेम टाइप के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद अगला कीवर्ड है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या होता है? द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन द रिक्टर स्केल। यानी कि अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड होती है, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है, मैग्नीट्यूड यानी इंटेंसिटी का मतलब होता है ताकत, के अर्थक्वेक की जो ताकत होती है उसे रिक्टर स्केल में नापा जाता है। जैसे कि डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं या मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में नापते हैं, ऐसे ही अर्थक्वेक की जो ताकत होती है उसे रिक्टर स्केल में नापा जाता है। जैसे कि कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा या पढ़ा होगा कि 5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है या किसी जगह पर 6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है। तो अर्थक्वेक की जो ताकत होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, उसे रिक्टर स्केल में नापा जाता है। इसके बाद अगला कीवर्ड है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures and records the magnitude of an earthquake। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को यानी कि अर्थक्वेक की ताकत को नापता भी है और रिकॉर्ड भी करता है। इसके बाद अगला कीवर्ड है थंडर। ड्यूरिंग रेनी सीजन मैनी टाइम्स वी सी a flash of light in the clouds in the sky, which is followed by loud sound called thunder। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि रेनी सीजन में कई बार हम ये देखते हैं कि आसमान में बादलों में हमें फ्लैश ऑफ लाइट नज़र आती है, बिजली चमकती हुई नज़र आती है, और उसके तुरंत बाद हमें बहुत ज़ोर की आवाज़ भी सुनाई देती है, और इसी को थंडर कहा जाता है। यानी कि बारिश के दिनों में बादलों में बिजली का चमकना और उसके बाद बहुत लाउड साउंड आना, बहुत ज़बरदस्त तरीके की आवाज़ आना, एक धमाके की तरह जो आवाज़ें आती हैं उसे हम थंडर कहते हैं। इसके बाद अगला कीवर्ड है थंडरस्टॉर्म। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create lightning and sound. It is called thunderstorm। स्विफ्ट मूवमेंट का मतलब होता है स्मूथ मूवमेंट, यानी कि जब बारिश का पानी नीचे की तरफ गिर रहा होता है और हवा ऊपर की तरफ उठ रही होती है तो इनके आपस में टकराने से लाइटनिंग क्रिएट होती है और साउंड भी क्रिएट होता है, और इसी प्रोसेस को थंडरस्टॉर्म कहा जाता है। इसके बाद अगला कीवर्ड है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। यानी कि जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर भी होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने इसी वीडियो में इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो वह चार्ज मेटल कंडक्टर के द्वारा किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम इसी चीज़ को यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज को इस एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर ये खाली बॉटल है, इसके ऊपर ये गत्ता रखा गया है, कार्डबोर्ड है जिसमें छेद किया गया है, और यहाँ पर ये एक मेटल की बनी पेपर क्लिप लटकाई गई है, और इसी पेपर क्लिप के साथ यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉयल के 2 पीसेस यानी एल्यूमिनियम के 2 पीसेस यहाँ पर लटकाए गए हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो पेपर क्लिप है ये भी मेटल की बनी हुई है, और ये जो 2 फॉयल यहाँ पर लगाए गए हैं, 2 पीसेस लगाए गए हैं एल्यूमिनियम के, ये भी मेटल के बने हुए हैं। और जो मेटल होते हैं ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। अब यहाँ पर जो ये रिफिल है इसमें चार्ज है, तो जब आप इस रिफिल को जिसके अंदर चार्ज है टच करते हैं इस मेटल की बनी हुई पेपर क्लिप के साथ,
तो इसके अंदर जो चार्ज है वो इस मैटर की पेपर क्लिप से होता हुआ ट्रांसफर होता है यहाँ तक, और वो चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होके ये जो दो एल्यूमिनियम की फॉइल के पीसेस यहाँ पर लटकाए गए थे, ये जो चार्ज इसके अंदर था रिफिल के अंदर, वो यहाँ से ट्रांसफर होके इन दोनों एल्यूमिनियम के फॉइल के पीसेस के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वह मेटल कंडक्टर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद अगला कीवर्ड है सुनामी। अर्थक्वेक मे कॉज सुनामीज इन ओशंस रिजल्टिंग इन ह्यूज डैमेज इन कोस्टल एरियाज। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अर्थक्वेक की वजह से ओशंस में यानी कि महासागरों में सुनामी आती है। सुनामी जब आती है महासागरों में तो बहुत बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची पानी की लहरें उठती हैं, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में बहुत डैमेज होता है। कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र के आसपास के इलाके। अगला कीवर्ड है ट्रेमर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो डेफिनेशन अर्थक्वेक की है वही डेफिनेशन ट्रेमर की भी है, क्योंकि अर्थक्वेक को ही ट्रेमर भी कहा जाता है। अ ट्रेमर इज अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अर्थ में शेकिंग होती है, ट्रेमलिंग होती है यानी कि कंपन होता है, तो इसी को ट्रेमर कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।